नमस्कार, मैं प्रतिमा सिंह आप सभी का अपने चैनल पोल पाथ में स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस पॉलिटिकल फिलोसफर को समझने की कोशिश करेंगे उनका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर थे और उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी हमें जिस किताब में देखने को मिलती है वह टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है। लॉक जिस समय अपनी पुस्तक लिख रहे थे उस समय इंग्लैंड में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वह घटना थी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। इस घटना का रिजल्ट ये हुआ कि इंग्लैंड की सत्ता जो है मोनार्की के हाथों में यानी कि राजा के हाथों से निकलकर पार्लियामेंट के पास चली गई। 1688 से पहले इंग्लैंड में राजतंत्र था और पार्लियामेंट उस समय भी थी, परंतु उसके पास पावर कम थी, यानी कि उसके पास पावर बहुत ज़्यादा नहीं थी। रियल पावर राजा के पास थी। इसलिए राजतंत्र और पार्लियामेंट के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता था। इस क्रांति के बाद पार्लियामेंट सर्वोच्च बना दिया गया। उसके बाद इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में जो है पूरे विश्व में उभर कर सामने आया। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में पूरे विश्व में उभर कर सामने आया है। आज तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड में वहाँ पर चल रही है। वहाँ पर मोनार्की आज भी है, यानी कि राजा आज भी है, लेकिन नाम मात्र का है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इसके पास कोई पावर नहीं होती, ज़्यादा पावर नहीं होती है। ये सिर्फ नाम मात्र का मोनार्की है, यानी कि राजा है। और लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में इस जो ये क्रांति हुई थी इंग्लैंड की क्रांति, इसको इन्होंने सपोर्ट किया है। पॉलिटिकल फिलॉसफी के कुछ जो है फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि कुछ बिल्कुल मूलभूत प्रश्न होते हैं जिनका हल पाने की हर दार्शनिक की जो है कोशिश होती है। हर दार्शनिक ये कोशिश करता है कि इन जो प्रश्नों का हल निकाल सके। और सरकार की ज़रूरत क्या है, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, आज्ञा जो लोग आज्ञा पालन करते हैं उस आज्ञा पालन का आधार क्या है, आदि चीज़ें आदि जो हैं ये बहुत ही मूलभूत प्रश्न हैं। और सभी दार्शनिक इनका उत्तर अपने अपने तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं और उसी पर अपने विचार देते हैं। हाब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया और अपने अनुसार इन बातों का हल भी दिया। इसी प्रकार लॉक ने भी इन प्रश्नों का उत्तर दिया और अपनी थ्योरी सामाजिक समझौता का सिद्धांत हमारे सामने रखा। लेकिन अपने उत्तर प्रेजेंट करने के दौरान लॉक कुछ नई बातें करते हैं। राजनीति के शब्दकोश में वो कई नई बातें सम्मिलित करने वाले हैं। जो लॉक महोदय हैं उन्होंने राजनीति के शब्द में बहुत सारी नई बातों को सम्मिलित किया है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि सहमति का सिद्धांत, निजी संपत्ति का सिद्धांत, सीमित एवं संवैधानिक गवर्नमेंट, शक्ति पृथक्करण, विद्रोह का सिद्धांत आदि। तो सबसे पहले ये जितनी चीज़ें हैं ये लॉक ने राजनीति के जो है शब्दकोश में एक कुछ नई बातें जोड़ने की कोशिश की हैं, उन्होंने जोड़ी हैं। और अब हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी। तो प्राकृतिक अवस्था में जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, इसमें कोई राज्य नहीं, कोई शासक नहीं, कोई शासित नहीं, ऐसी प्राकृतिक अवस्था थी लॉक की कि उस अवस्था में ना तो कोई सरकार थी, ना ही कोई राज्य था और ना ही कोई शासक था, ना ही कोई शासित था। शांतिमय जीवन था सभी का। वहाँ जो लॉक का प्राकृतिक अवस्था है उस अवस्था में लोगों का जीवन बहुत ही शांतिमय था। आपसी भाईचारा थी, अच्छी प्रवृत्ति थी उनके पास और सौहार्दपूर्ण उनका व्यवहार था, सद्भावना थी उन सब में और प्रेम था। तो ये सारी जो हैं खूबियाँ उस समय के जो लॉक का प्राकृतिक अवस्था है उनमें ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। अब हम प्राकृतिक कानून की बात करेंगे कि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें क्या थे कि प्राकृतिक कानून थे। वो प्राकृतिक कानून ऐसे थे कि
कोई व्यक्ति दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये लॉक कहते हैं कि जो है सभी व्यक्ति, सभी को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के समान अधिकार प्राप्त है। ये क्या है? ये क्लेम है। ये क्लेम है कि ये अधिकार सभी को प्राप्त हैं, सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हैं। और कर्तव्य क्या है? वहाँ का जो है प्राकृतिक अवस्था में कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य होता है कि कोई जो है किसी की स्वतंत्रता और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये प्राकृतिक अवस्था में सभी का कर्तव्य था। और क्लेम क्या था? कि सभी को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के समान अधिकार प्राप्त हैं। ये उनका दावा था। और कर्तव्य था कि एक दूसरे की जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का सम्मान सभी करेंगे। ये दो चीज़ें लॉक के प्राकृतिक अवस्था पर देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे निजी संपत्ति का विचार। निजी संपत्ति के विचार में लॉक पहले भी फिलोसोफर हैं जिसने प्रॉपर्टी की बात की। इसके 100 साल बाद एडम स्मिथ ने प्रॉपर्टी पर सिद्धांत दिए। अब इन्होंने जो क्या है, इन्होंने क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी, अपनी जो ये प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति का पर विचार दिया है। इसको इन्होंने बताया है कि ये ज़रूरी क्यों है। तो इन्होंने इसको बताने के लिए वर्कमैनशिप आइडियल प्रस्तुत किया है। वर्कमैनशिप आइडियल में क्या होता है कि जिस वस्तु को मैं अगर किसी वस्तु को बनाता हूँ तो उस पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, यानी कि बनाने वाले का जो है उस वस्तु पर पूर्ण अधिकार होता है। जब हम अपनी मेहनत किसी वस्तु में डाल रहे हैं जो कि श्रम है, तो उस वस्तु में अपने श्रम को हम मिला करके वो वस्तु हम अपनी निजी बना लेते हैं, यानी कि उस पर हम अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इसी को उन्होंने श्रम का सिद्धांत कहा। जैसे कि कोई ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा है, बड़ा सा एरिया है, उसमें घास फूस, जंगल और घास फूस वगैरह बहुत उबड़ खाबड़ है, उसको हमने साफ़ किया, उसमें हल चलाया और खेती की। तो जब इतना मैंने उसमें जो है कि एक फालतू ज़मीन पड़ी हुई थी जिसका कोई यूज़ नहीं था, तो उस ज़मीन में मैंने अपना श्रम डाला और श्रम डाल के तो ये ज़मीन क्या है, इस ज़मीन पे मैंने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, क्योंकि मैंने अपना श्रम डाल करके उसको साफ़ किया, उसमें हल चलाया, उसमें अनाज मिला। तो उस ज़मीन से जो उत्पादित होने वाला अनाज भी मेरा है और वो ज़मीन भी मेरी बन गई, क्योंकि मैंने उसको उस लायक बनाया जो कि बंजर पड़ी हुई थी। अब लॉक क्या करता है कि अपने इस संपत्ति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए ये धर्म का सहारा लेते हैं। लॉक महोदय, जॉन लॉक जो हैं, धर्म का सहारा लेते हैं और अपने सिद्धांत की व्याख्या के लिए क्या कहते हैं कि मनुष्य को किसने बनाया है? मनुष्य को गॉड ने बनाया, यानी ईश्वर ने बनाया है। जब ईश्वर ने मानव को बनाया है तो मानव ईश्वर की प्रॉपर्टी हुई और मनुष्य का जीवन केवल ईश्वर ही छीन सकता है। और इस तरह लॉक जो है कनेक्ट करता है अपने संपत्ति के अधिकार को धर्म से कनेक्ट करते हुए, उसे सही साबित करने की कोशिश करता है कनेक्ट करके। और वो कहता है कि जो है, जब प्रॉपर्टी, हम मनुष्य ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं, ईश्वर ने हमें बनाया है तो हम पर ईश्वर का अधिकार है। कोई और मनुष्य किसी पर शासन नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता है और ना ही उसके जो है जीवन को जीने में उसकी बाधाएं उत्पन्न करने का अधिकार भी किसी को नहीं है। वो कहते हैं कोई किसी का जीवन और स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सबको ईश्वर ने बनाया है, हम सब बराबर हैं। तो हम एक दूसरे पे अधिकार हमारा नहीं है कि हम किसी की स्वतंत्रता और जीवन को छीने। ये अधिकार सिर्फ ईश्वर का है। आगे जो है इसी तरह कहते हैं प्राकृतिक कानून में कि कोई किसी के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्राकृतिक कानून क्या है कि कोई किसी के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, स्वतंत्रता को नहीं बाधित कर सकता है और कोई किसी की प्रॉपर्टी को भी नहीं छीन सकता है। प्राकृतिक कानून
जो है सभी को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के समान अधिकार देता है और ये कहता है कि सभी मनुष्य समान हैं, कोई किसी के ऊपर शासन नहीं कर सकता, कोई किसी का जीवन स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता है। लॉक कहते हैं कि मनुष्य जो है स्वभाव से ही संपत्ति को पाना चाहता है और यहाँ पर जो है जीवन और स्वतंत्रता तक तो बात समझ में आती है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती है कि प्रॉपर्टी को इतना महत्व लॉक ने क्यों दिया। कि अगर जब हम इनको देखते हैं कि जीवन और स्वतंत्रता के बारे में कई दार्शनिकों ने बात की, तो जैसे कि हॉब्स ने भी बोला कि जीवन का सुरक्षा का अधिकार देते हुए वो जो है राज्य को साधन एवं मानव को साध्य मान लेता है। तो इन चीज़ों पर पहले भी बातें हुई, लेकिन ये बात जो है नहीं समझ में आती है कि लॉक ने संपत्ति की यानी प्रॉपर्टी को इतना महत्व क्यों दिया। ये पहले दार्शनिक हैं जो प्रॉपर्टी को इतना महत्व दिया। लॉक के बाद लगभग 100 सालों बाद एडम स्मिथ ने अपनी फिलॉसफी जो है वेल्थ ऑफ नेशन में दी। इन्होंने अपनी फिलॉसफी इस पर, संपत्ति पर फिलॉसफी, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक थी एडम स्मिथ की, उस पर दी, जो कि बहुत ही फेमस है और कई देशों में इस पर जो है इसको फॉलो भी किया गया, ये इतनी फेमस थी। और लॉक जिस बेसिस पर ये बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी भी हमारा एक प्राकृतिक अधिकार है, वो आधार है वर्कशिपमैन। वो कौन सा आधार है? वर्कशिपमैन का आधार है। वर्कशिपमैन जो है, वर्कशिपमैन आइडियल, वर्कमैनशिप आइडियल आप इसको कह सकते हैं। इसको कहते हैं कि बनाने वाले जितने भी जो व्यक्ति अगर किसी वस्तु को बनाता है उस पर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है। लॉक कहता है कि मनुष्य स्वभाव से ही संपत्ति को पाना चाहता है, यानी कि मनुष्य स्वभाव से ही संपत्ति के प्रति आकर्षित रहता है और प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तु जो हैं सभी मनुष्य को बराबर उपलब्ध हैं। इसमें जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो सभी मनुष्यों को बराबर उपलब्ध हैं और ये साम्यवाद की प्रारंभिक अवस्था है। जो प्राकृतिक अवस्था है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था है, ये साम्यवाद की प्रारंभिक अवस्था है, जिसकी बात कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में की है कि जो प्रारंभिक अवस्था कैसी थी, पहले समय में प्रारंभिक अवस्था जो वो कैसी थी, इसकी बातें जो है मार्क्स ने भी की हैं। तो इस अवस्था में सभी वस्तुएं सभी को बराबर उपलब्ध होती हैं और व्यक्ति क्या करता है, उन वस्तुओं में अपना श्रम डाल करके उसे निजी संपत्ति बना लेता है। लेकिन निजी संपत्ति तो बनाते हैं, इसके लॉक जो हैं पक्षधर हैं, तो लेकिन फिर वो कहते हैं कि क्या कोई सीमाएं हैं निजी संपत्ति को बनाने की, क्या कोई सीमाएं हैं? तो आगे लॉक कहता है हाँ, यस, 3 सीमाएं हैं। लॉक आगे बताता है श्रम सीमा, यानी कि कोई संपत्ति को जो वस्तु है सबको बराबर मिली हुई है उस अवस्था में, उसको तभी निजी बनाया जा सकता है जबकि आप उसमें अपना श्रम डालें। अगर कोई लैंड है, उसमें आपने मेहनत की, उसको साफ़ किया, बराबर किया, हल चलाया, अनाज उगाया, तो वो आपकी लैंड, आपने उसमें श्रम किया, लैंड भी श्रम किया, अनाज उगाने में श्रम किया, तो वो आपका ज़मीन भी हुआ और जो बंजर पड़ी ज़मीन भी आपकी हो गई, जो कि फालतू पड़ी थी अभी तक, और अनाज भी आपका हो गया। तो श्रम की सीमा है, यानी कि अगर श्रम डालेंगे तभी निजी बना सकते हैं, बिना श्रम के आप उस वस्तु को निजी नहीं बना सकते हैं। दूसरी जो उन्होंने बोला है कि दूसरी सीमा क्या है, तो पर्याप्तता की सीमा है, यानी कि संपत्ति को उतना ही निजी बनाना है जितना पर्याप्त हो, आपके लिए जितना पर्याप्त हो, यूजफुल हो, जितना आप यूज करते हैं उतना ही बनाना है। तीसरी सीमा उन्होंने क्या बताया है कि बर्बादी की सीमा, संपत्ति उतनी ही बनाओ जिसमें कि उस संपत्ति की बर्बादी ना हो और जो वो रिसोर्स है उसकी बर्बादी ना हो, वेस्ट ना जाए और उसका आप यूज कर सको, बस इतना ही संपत्ति बनानी चाहिए। ये तो बर्बादी की सीमा, पर्याप्तता की सीमा और श्रम की सीमा, 3 सीमाओं का निर्धारण किया है। निजी संपत्ति जो बना रहे हैं उनके लिए 3 सीमाओं का निर्धारण लॉक ने किया है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष का कारण। जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी उस अवस्था में सब ठीक ठाक चल रहा था,
लोग अच्छे से रह रहे थे, सद्भावना प्रेम के साथ रह रहे थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी लोगों के बीच में। लेकिन जो है प्राकृतिक कानून था उस समय, और प्राकृतिक कानून क्या कहता है कि आप दूसरों के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का सम्मान करें। और तो सभी उसमें कर रहे थे, सम्मान एक दूसरे का सद्भावना प्रेम के साथ कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर ये नहीं था कि किस हद तक सम्मान करें, ये क्लियर नहीं था। ये सिंपल लॉ है जो सबको पता है कि हाँ ठीक है, हमको दूसरों के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का सम्मान करना है, लेकिन किस हद तक करना है, किस हद के बाद नहीं करना है, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं थी। और क्या किया कि जब ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी तो अलग अलग लोगों ने कानून की अलग अलग व्याख्या करना शुरू कर दिया। उसमें क्या था, अलग अलग लोग कानून की अलग अलग व्याख्या कर सकते थे। अब इस तरह में संघर्ष कब शुरू होता है, जब संपत्ति को लेकर कोई विवाद शुरू होता है। कोई सरकार, वहाँ पर कोई सरकार नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई इन्फोर्सर नहीं है जो कि उस कानून को लागू कर सके। ऐसा वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी जो है सिस्टम नहीं है। तो लोगों को खुद ही इस प्राकृतिक कानून को लागू करना होता है। मान लिया मैं जो है मान रही हूँ प्राकृतिक कानूनों को कि ठीक है भाई, प्राकृतिक कानून ये हैं, इनको मैं मान रही हूँ, इनका पूरा पालन कर रही हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं मान रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? और वो क्या कर रहा है कि मेरी संपत्ति पर अधिकार कर रहा है। तो मुझे खुद ही मनवाना पड़ेगा कि देखो भाई, मैं तो मान रहा हूँ और तुम भी प्राकृतिक कानून जो है वो मानो, क्योंकि अगर आप मेरी संपत्ति पे इंक्रोचमेंट करेंगे तो इसमें लड़ाई झगड़े का जो है विवाद शुरू हो सकता है। यदि मेरा पड़ोसी मेरी संपत्ति पर अधिकार कर रहा है तो, और मान लेते हैं कि वहाँ पर विवाद हो गया, मैं कह रहा हूँ मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है नहीं ये तो मेरी है। तो प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष तब शुरू होता है जब लोगों को खुद ही कानून की व्याख्या करनी पड़ती है, कानून को इन्फोर्स करना पड़ता है और खुद ही जज बनना पड़ता है। जब हर काम खुद करना पड़ता है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम होती है पार्शियलिटी की। यानी कि जो व्याख्या करेगा वो अपने लिए, अपने मतलब फेवर में करेगा। जो किसी कानून को लागू करेगा तो वो इस तरह कानून को लागू करेगा कि उसके फेवर में हो, और जो जज बनेगा अगर कोई निर्णय ले रहा है तो वो भी ऐसे लेगा कि अपने फेवर में ले। यहाँ तो यदि मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच में कोई विवाद हो गया है और डिसीजन मैं ले रही हूँ, तो जाहिर सी बात है वो डिसीज़न मैं अपने फेवर में ही लूँगी। और अगर मेरा जो है ऐसे फेवर लेना उसको, मेरे पड़ोसी को पता चल जाएगा तो ऐसे में क्या होगी, लड़ाई भी हो सकती है। तो इस तरह लॉ की प्राकृतिक अवस्था में विवाद होने लगता है। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों की, जैसे जैसे जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों की बढ़ती जाती है, उस अवस्था में वैसे वैसे वहाँ पर क्या है, विवाद भी बढ़ता चला जाता है। और जो पहले शांतिमय अवस्था थी, आपसी सद्भावना थी, ये सभी खराब होने लगती हैं। अब ऐसे जो है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी नहीं हो पा रही थी उस समय में। यानी कि इतनी वहाँ पर जो है चीज़ें खराब हो चुकी थी, सिचुएशन भयावह स्थित हो जाती है। ऐसे में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा नहीं हो पा रही थी और लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया था। जैसे कि हॉब्स ने अपनी थ्योरी में बताया है कि वहाँ पर एक लड़ाई झगड़े का माहौल था। हर व्यक्ति से युद्ध करने के लिए, मारने काटने के लिए उतारू रहता था। तो कुछ ऐसे ही स्थिति जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का बढ़ा, इसके बीच में विवाद शुरू हुआ लोगों के बीच में प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वहाँ की स्थिति भयावह होने लगती है। अब क्या है, अब लोग जो है जब इतनी वहाँ की स्थिति भयावह हो गई तो लोग इस सामाजिक समझौते, मतलब इस प्राकृतिक अवस्था से, भयावह अवस्था से बाहर निकलने की सोचते हैं। और अब लोग जो है यहाँ पर क्या है, लोगों ने वही किया जो हॉब्स के लोगों ने किया। लेकिन ध्यान रहे कि हॉब्स के लोगों ने एक निरंकुश संप्रभु की नियुक्ति की थी, परंतु जो लॉक के लोग हैं, जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था के लोग हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। लॉक कहता है कि सभी की सहमति पर एक गवर्नमेंट होगा और
जो है लोग अपने आप को पॉलिटिकल कम्युनिटी में तब्दील करने के लिए सहमति देंगे, और यही राजनीतिक समाज जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी या राजनीतिक समाज बहुमत के आधार पर एक डिसीजन लेगी और गवर्नमेंट को नियुक्त करेगी। यही गवर्नमेंट लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी। अब इसमें हम लेते हैं कुछ विशेष बातें जो कि हमने जब सारा चीज़ें पढ़ा है, जो लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे देख लेते हैं। तो लोग प्राकृतिक अवस्था में थे, खुश थे, सद्भावना के साथ थे, लेकिन क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी और विवादों के चलते वहाँ पर विवाद हुए। तो वहाँ पर कोई सरकार नहीं थी, कोई इन्फोर्सर नहीं था, कोई जज नहीं था जो कि उन विवादों का निपटारा कर सके। लोग जो है खुद ही जज बनते थे, खुद ही कानून की व्याख्या करते थे, और कानून की व्याख्या भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते थे। जज भी बनते थे जो वो अपने फेवर में न्याय करते थे। ऐसे में बड़ी वहाँ बुरी अवस्था हो गई। तो सभी लोगों ने मिलकर सोचा कि अब इस अवस्था से निकला जाए। सहमत की, लोगों ने आपस में सहमत की, और वो सभी क्या हुआ, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी कि राजनीतिक समाज में आने के लिए एक सामाजिक समझौता किया। लोगों ने अपने बीच में एक सामाजिक समझौता किया और राजनीतिक समाज या समुदाय में सभी संगठित हो गए। अब इन्होंने क्या किया, जो ये राजनीतिक समाज था, जो राजनीतिक समाज इन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाई थी, इन्होंने क्या है बहुमत के आधार पर मेजॉरिटी रूल पर सरकार का गठन किया। इन्होंने क्या किया कि सरकार का गठन किया। इन्होंने सरकार का गठन तो, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी थी उसने सरकार का गठन तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि सरकार लोकतंत्र की होगी या राजतंत्र की होगी या कुलीन तंत्र होगी। ऐसा नहीं, मतलब ये कुछ इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक राज्य का ये नियुक्ति करेंगे। जो ये राजनीतिक समुदाय होगा ये बहुमत के आधार पर सरकार की नियुक्ति करेगा, और वो सरकार कैसी होगी इसको लॉक ने डिफाइन नहीं किया है। यानी कि सरकार कैसे भी हो सकती है, जैसे कि लोग बनाना चाहें। उस समय के जो प्राकृतिक जो है अवस्था के लोग हैं वो जैसा बहुमत के आधार पर जैसा डिसीजन लेंगे वैसी सरकार बन जाएगी। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर है कि नियुक्त करेंगे। ये जो कम्युनिटी है ये सरकार को नियुक्त करेगी, और इसमें इस सरकार को जो है 3 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। जो है एक विधायी शक्तियाँ दी गई, दूसरी कार्यकारिणी शक्तियाँ दी गई, और तीसरी दी गई है फेडरेटिव जो है पावर इनको दिया गया है इस जो है सरकार को। तो विधायी के द्वारा ये कानून बनाएंगे, कार्यकारिणी के द्वारा लागू करेंगे, और जो फेडरेटिव पावर होगी इसके द्वारा ये फॉरेन जो आसपास के राज्य होंगे उनके साथ संबंध वगैरह आदि की जो है फॉरेन अफेयर्स को देखेंगे। आगे जो है सहमत का सिद्धांत इन्होंने दिया है। सहमत के सिद्धांत में क्या है, शासितों की सहमति होगी। यहीं से इन्होंने बोला है कि सहमति का सिद्धांत देते हुए इन्होंने कहा है कि जो शासित होंगे यानी कि जो प्रजा होगी, आप प्रजा कह लें अगर राजतंत्र है, या फिर नागरिक कह लें अगर वहाँ पर लोकतंत्र है, तो जो शासित होंगे तो उनकी सहमति आवश्यक है सरकार के बनने में। उन पे कोई फोर्स नहीं करेगा, सहमति के लिए उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। जबकि हॉब्स कहते हैं कि अगर लोग सहमत नहीं देते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं देते हैं, तो उनको फोर्स करके उनकी सहमति ली जा सकती है। लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं कि शासितों की सहमति आवश्यक है, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, उन पे दबाव नहीं बनाया जा सकता सहमति देने के लिए। वो यूनानिमस बेसिस पे अपनी सहमति देंगे। तो ये, और यहीं से क्या है, जब सहमति का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जो जॉन लॉक हैं, तो यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। इसके पहले जो राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, जो भी थे उस समय की राज्य व्यवस्था थी, उनको ये आभास भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा कि जो है शासितों के यानी कि प्रजा के जिन पर वो अधिकार करते थे, संप्रभु होते थे, उनका आदेश ही कानून होता था,
उनकी सहमति लेनी पड़ेगी राजा को बनाने के लिए, नियुक्त करने के लिए, सरकार के लिए। लेकिन लॉक ने ये एक नई चीज़ डाली राजनीति शब्दकोश में, सहमति का सिद्धांत, यानी कि शासितों की सहमति आवश्यक है सरकार बनाने के लिए। लॉक से पहले किसी ने भी सहमति की बात नहीं की थी। मैंने आपको पहले बताया कि राजा लोगों को आभास भी नहीं था कि भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है, और लॉक के अनुसार सहमति देने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। किसी पर जो शासित होंगे उन पे दबाव नहीं बना सकते हैं। यूनानिमस जो है वहाँ पर एक कंसेंट, यूनानिमस कंसेंट वहाँ पर ज़रूरी है, यानी कि लोगों का स्वीकृति जो है वो ज़रूरी है। लॉक क्या करते हैं, आगे दो प्रकार की सहमति की बात करते हैं। जो सहमति भी होती है, इन्होंने बताया है कि सहमति भी दो प्रकार की होती है। एक खुली सहमति होती है। खुली सहमति में क्या होता है कि सरकार, संस्था और कानून को जो है वो नागरिक या वहाँ के लोग मानते हैं। ये मानते हैं कि ठीक है, मैं इस राजनीतिक जो समुदाय है मैं इसको स्वीकार करता हूँ, और जो यहाँ की सरकार है उसे स्वीकार करता हूँ, संस्थाओं को भी स्वीकार करता हूँ, और जो यहाँ के कानून हैं उनको भी मैं मानता हूँ। ये खुली सहमति हो गई। दूसरी उन्होंने बताई छुपी सहमति। तो छुपी सहमति में इन्होंने बताया है कि इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो सरकार की सुविधाओं का प्रयोग करता है, और खुले रूप से कुछ वो इसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन जब वो सरकार की सुविधाएं, यानी कि जो सरकार ने रोड बनाई है या और जो दूसरी फैसिलिटीज़ दी हैं उनको यूज करता है, तो छुपे तौर पर उस चीज़ों को यूज करते हुए उसकी सहमति होती है कि हाँ, मैं आपकी चीज़ें यूज कर रहा हूँ तो मैं आपसे सहमत हूँ। तो दो प्रकार की सहमति दी है लॉक के अकॉर्डिंग, खुली सहमत और छुपी सहमत। अब लॉक कहते हैं ये एक विद्रोह का अधिकार भी दिया है। लॉक ने दिया तो हॉब्स में था, हॉब्स ने भी इससे पहले दिया था विद्रोह का अधिकार, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक आधार पर दिया था कि जो है अगर राजा जनता की, प्रजा की जान लेने लग जाए या प्रजा के जीवन की रक्षा न कर पाए तो उस आधार पर प्रजा विद्रोह कर सकती है। बाकी और कोई आधार नहीं था विद्रोह करने का। लेकिन यहाँ पर लॉक ने विद्रोह का अधिकार दिया है, और इसी को क्रांति का सिद्धांत भी कहा था। लॉक ने जो है क्रांति का सिद्धांत बोला है। क्या कहते हैं, यदि सरकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता है तब विद्रोह कर सकती है जनता। नंबर 1, 3 विद्रोह के जो है 3 आधार दिए हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं, यदि सरकार प्राकृतिक अधिकारों को छीनना शुरू कर दे, यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और प्रॉपर्टी के जो अधिकार हैं लोगों के, अगर उनको सरकार छीनना शुरू कर देती है, वायलेट करना शुरू कर देती है, तो यस जो है लोग उसका विद्रोह कर सकते हैं। और यदि सरकार नागरिकों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे तब भी जो है नागरिक उस राजा का विरोध कर सकते हैं। और आगे लॉक कहते हैं कि ये नागरिक का कर्तव्य है। आगे बताते हैं कि ये कर्तव्य है कि सरकार का विरोध करे। किन किन अगर सरकार गलत है, सरकार जो है अपने दायित्वों का पालन नहीं कर पा रही है ठीक से, तो ये नागरिकों का कर्तव्य है कि सरकार का विरोध करे, सरकार को उखाड़ फेंके, सरकार को मार दे, यहाँ तक कि उसका मर्डर भी कर दे राजा का, और नई सरकार बनाए। ये नागरिकों का कर्तव्य है। ये ऐसा लॉक बताते हैं। अब हम थोड़े से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जो है पहला है प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। पूर्व राजनीतिक है यानी कि उस समय राजनीतिक समुदाय नहीं था, पॉलिटिकल कम्युनिटी वहाँ पर नहीं थी। तो पूर्व राजनीतिक अवस्था के पहले की अवस्था है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। वो कहता है कि पूर्व जो है उस समय भी समाज था, लोग मिलजुल के रहते थे, सद्भावना थी, प्रेम था, और वो उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि समाज था उस समय। तो पूर्व सामाजिक नहीं है, यानी कि उस समय समाज था बट राजनीतिक जो है वो नहीं था, कम्युनिटी नहीं थी। और आगे क्या दूसरा तथ्य क्या है, द्विपक्षीय समझौता है। लॉक का समझौता जो है द्विपक्षीय है, हॉब्स का समझौता एक पक्षीय है। लोग आपस में जो है
कंसेंट करते हैं, समझौता करते हैं, और एक राजा को है संप्रभु बना देते हैं, व्यक्ति को संप्रभु बना देते हैं, और वो बस उसी एक ही समझौते के द्वारा राज भी बनता है, सरकार भी बनती है, और उस राजा भी बनता है, यानी कि सरकार भी बनती है। लेकिन जो है इनका लॉक का समझौता द्विपक्षीय है, ये क्वेश्चन में आता है तो आपको देखना है। एक समझौते से जो है एक से राज्य बनता है। राज्य कैसे बनता है कि लोग आपस में संगठित होते हैं, जो कि लड़ते झगड़ते रहते हैं, संगठित होकर के पॉलिटिकल कम्युनिटी में अपने आप को संगठित कर लेते हैं। ये क्या है, स्थायी राज्य है। ये एक बार हो गए पॉलिटिकल कम्युनिटी में संगठित हो गए तो अब ये स्थायी रहेगा, इसमें ये अस्थायी नहीं है, इसको मतलब चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये लोग आपस में संगठित हुए हैं किसी सरकार को बनाने के लिए, किसी एक व्यवस्था को लागू करने के लिए। तो जो व्यवस्था बनाएंगे, जो सरकार बनाएंगे वो चेंज होगी, लेकिन उनकी कम्युनिटी अब चेंज नहीं होने वाली, वो स्थायी रूप से बन गई, यानी कि राज्य स्थायी है, वो राज्य बन गया है और वो स्थायी है। और ये सामाजिक है, क्योंकि लोगों ने आपस में अपने बीच में ये सारी बातें की हैं। ये समझौता जो है लोगों के बीच हुआ है, तो सामाजिक है, इसमें अभी पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। फिर दूसरे समझौते से क्या हुआ, दूसरे से सरकार बनती है। इसमें क्या होता है, सरकार और व्यक्तियों के बीच समझौता होता है, और ये क्या है, राजनीतिक है। ये राजनीतिक व्यवस्था है, या आप इसको कह देते हैं कि राजनीतिक समझौता है। और इसमें जो है सीमित होती है, ये सीमित होता है। सीमित कैसे होता है कि अगर सरकार अपने दायित्वों का पालन नहीं करेगी तो सरकार को चेंज किया जा सकता है, सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं, तो वो सीमित रहेगी। और तो ये इनके द्विपक्षीय समझौता हुए। शर्त इसमें क्या है, इस समझौते की शर्त क्या है कि प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण, ये इस समझौते का जो है शर्त है। प्राकृतिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार ऑप्शन दिए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और प्रॉपर्टी का अधिकार दिया है। तो इन तीनों की जो है सुरक्षा, ये इनके समझौते की शर्त है। आगे देखते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सर्वप्रथम हाफ्स ने रखा उसे, लेकिन उसे क्या है, उदारवादी आधार लॉक ने दिया। जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, ये सर्वप्रथम हॉब्स ने जो है इसको दिया था। लेकिन हॉब्स ने क्या है, एक निरंकुश राजा की रचना की थी, निरंकुश राजा के लिए विचार दिया था, जिसके सारे आदेश लोगों पर के ऊपर बाध्य रहेंगे, लोगों को मानने होंगे, बाध्यता है लोगों की। लेकिन जो लॉक हैं उन्होंने उसको उदारवादी आधार दिया, लॉक ने। और इसमें लोगों को, सरकार को विद्रोह करने का, क्रांति का जो है अधिकार दिया, विद्रोह का अधिकार दिया, सरकार को उखाड़ फेंकने और इवन मार देने का भी अधिकार दिया है, चेंज करने का अधिकार दिया है। तो एक उदारवादी आधार जो है लॉक ने दिया है। लॉक ने जनता को विद्रोह का अधिकार दिया, इसी को लॉक ने जनता को विद्रोह का अधिकार दिया, इसी को लॉक ने क्रांति का सिद्धांत कहा है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। तो इनके बारे में वाहन लिखते हैं, लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। और जो है ये दूसरा वाहन का ही है कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। ये दोनों लॉक द्वारा दिए गए हैं। और वेपर क्या कहते हैं कि लॉक की वाणी एक युग का अंतिम एवं दूसरे युग की पहली महान वाणी है। ये वेपर का कथन है। इसका तात्पर्य ये है कि लॉक ने चर्च की स्वतंत्रता को महत्व देकर मध्यकालीन परंपरा का निर्वहन किया, जबकि आधुनिक काल में व्यक्तिवाद को महत्व देकर के जो है आधुनिक काल के पहला विचारक बन गया। इन्होंने जो है पहले क्या किया था कि चर्च को स्वतंत्रता दे दी थी, तो इन्होंने मध्यकालीन चर्च को स्वतंत्रता देकर के मध्यकालीन परंपरा का निर्वहन किया है, और आधुनिक काल में व्यक्तिवाद को महत्व देकर के व्यक्तिवादिता को स्थापित करते हुए आधुनिक काल का पहला विचारक बन गया। तो इसीलिए आधुनिक काल का पहला विचारक बना है व्यक्तिवाद को महत्व देकर के। तो ये क्या हुआ, दूसरे युग की पहली वाणी बन गया है, और लॉक की अंतिम वाणी है, क्योंकि उसने चर्च को स्वतंत्र कर दिया था, चर्च की स्वतंत्रता को महत्व दिया था। अगला है लॉक महोदय का एक जो है कथन है।
ये इनका कथन सरकार पर इन्होंने बोला है कि समुदाय एक ऐसे गृह स्वामी की तरह है। समुदाय जो कि उनकी पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, वो ऐसे गृह स्वामी की तरह है जो अपनी सुरक्षा के लिए एक पहरेदार की नियुक्त करता है। पहरेदार कौन हुआ यहाँ पर? सरकार हुई। और जाग जाग कर देखता है कि पहरेदार कहीं सो तो नहीं गया, यानी कि वो जो पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है, राजनीतिक समुदाय होता है, वो हर पल सरकार को और राजा को चेक करता रहता है कि कहीं वो सो तो नहीं गया। पहरेदार को अगर सोता हुआ पाता है तो उस पहरेदार को हटाकर नए पहरेदार की नियुक्त कर लेता है। तो ये कहते हैं, ये इनका जो है सरकार के प्रति एक सेंटेंस है कि सरकार किस तरह की होगी और पॉलिटिकल कम्युनिटी की क्या कर्तव्य हैं और सरकार के क्या कर्तव्य हैं। तो यही चीज़ इसमें इन्होंने बताई है कि समुदाय एक ऐसे गृह स्वामी की तरह है जो अपनी सुरक्षा के लिए एक पहरेदार की नियुक्त करता है, जो जाग जाग कर देखता है कि पहरेदार कहीं सो तो नहीं गया। यदि पहरेदार को सोता हुआ पाता है तो उस पहरेदार को हटाकर नए पहरेदार की नियुक्त कर लेता है। तो आज हमने यहाँ पर लॉ को कंप्लीट कर लिया है। इनके महत्वपूर्ण हमने कथन भी ले लिए हैं और भी सारी चीज़ें ले ली हैं। तो आगे अगला हमारा होगा टॉपिक, अगला टॉपिक होगा रूशो। तो अगले टॉपिक्स पे जो भी वीडियो होंगी उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लोगों में इसको शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों को भी ज़रूरत है ऐसी वीडियोज़ की उनको मिलती रहे। थैंक यू।